नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सपेरा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। संगीत कलाओं में सर्वोच्च कला है। एक मस्ती भरी धुन हमारे पैरों को बरबस थिरकने पर मजबूर कर देती है, और उसी धुन के सुरों को बदलकर अगर मार्मिक बना दिया जाए तो हमारी आंखें आंसू बहाने पर विवश हो जाती है। लेकिन संगीत की जादूगरी यहीं पर खत्म नहीं होती। प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का प्राणियों एवं पौधे जैसी जीवित वस्तुओं पर आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। गाय भैंस संगीत के प्रभाव से ज़्यादा दूध देने लगती है, और पौधे एवं फसलों के बढ़ने की रफ्तार किसी खास संगीत को सुनकर कई गुना तेज हो जाती है। लेकिन संगीत का एक दूसरा घातक रूप भी है। तानसेन दीपक राख से दिए जला देते थे, मेघ मल्हार से बादलों को बुलाकर पानी बरसा देते थे। बैजू बावरा जैसे योगी संगीतकार पानी में आग लगाने जैसा करिश्मा भी दिखा चुके हैं। आज के युग में वो कला फिर जिंदा हो चुकी है, लेकिन अब उसका रूप और प्रलयंकारी हो गया है। स्पीकर एवं एम्पलीफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा संगीत की तरंगे सैकड़ों गुना शक्तिशाली बन गई है, और उनका क्या असर हो सकता है ये नागराज आज अपनी आंखों से देख रहा है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मैंने बीन की धुन द्वारा तेरे सांपों को पहले ही तेरे शरीर से बाहर निकाल दिया है, और अब इन 10,000 वोल्ट के स्पीकरों से होकर दीपक राग की तरंगे तेरे शरीर को ऐसे भून देगी जैसे मोमबत्ती की लौ पतंगे को भस्म कर देती है। आज तू अपने मालिक से मिला है नागराज, क्योंकि तू है एक मानवीय नाग और मैं हूं सपेरा। इस टकराव का कारण था वो समाचार जो लगभग 2 महीने पहले प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब तक इस खबर की गर्मी खत्म नहीं हुई थी। मैं आपसे इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करने आया हूँ, मिस नीलोफर मेनन। कड़ाक। तुमसे पहले लगभग 50 रिपोर्टर मेरे इस जिम से आकर लौट चुके हैं। कुछ खड़े होकर गए थे और कुछ लेट कर। मैं पिछले 2 महीने से तुम टीवी वालों और अखबार वालों को बता रही हूँ कि मुझे अपने घरेलू मामले को मीडिया वालों के मुंह से सुनने का कोई शौक नहीं है। ये बात मैंने इस लड़की को भी बता दी थी। मेरे पिता के गायब होने से तुम लोगों का ना तो कोई संबंध है और ना ही होना चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट फर्स्ट। आप हमारी मदद करके अपनी ही मदद करेंगे मिस नीलोफर। मेरी मदद के लिए पुलिस ही काफ़ी है। मुझे प्रेस और मीडिया की मदद नहीं चाहिए। पुलिस भी जनता की मदद के बगैर खास कुछ नहीं कर पाती, और अगर पुलिस ऐसा कर सकती तो क्राइम टाइम और इंडिया मोस्ट वांटेड जैसे प्रोग्रामों को टीवी पर दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, और ना ही पुलिस को गुमशुदा व्यक्तियों और भगोड़े अपराधियों की टीवी पर फोटो दिखाने की जहमत उठानी पड़ती। शायद आपके पिता के बारे में टीवी पर एक प्रोग्राम दिखाने से कोई व्यक्ति उनके बारे में कुछ बता सके, जिससे उनको तलाश करने में कुछ मदद मिल सके। बात तो अच्छी तरह से समझाई तुमने, पर मैं कमज़ोर लोगों से बात नहीं करती, हिम्मत वालों से करती हूँ। एक शर्त पर मैं तुमको जानकारी दूंगी। ये एस्बेस्टस के 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। अगर तुम इनको एक बार में तोड़ दो तो मैं तुमको वो सब बताऊंगी जो तुम पूछोगे मिस्टर राज। राज नाम है मेरा। मैं भारतीय कम्युनिकेशन में जनसंपर्क अधिकारी हूँ, कोई जूडो कराटे का ब्लैक बेल्ट नहीं। इन इन ब्लॉक को तोड़ने के चक्कर में तो हाथ ही टूट जाएगा मेरा। कोई आसान सी शर्त बताइए। मैंने कहा ना, मैं कमजोरों से बात नहीं करती। तुम लोग जा सकते हो, आउट। 1 मिनट, हम रिपोर्टर हैं, किसी भी कीमत पर रिपोर्ट प्राप्त करना ही हमारा काम है। मैं तोड़ूंगी ये ब्लॉक्स। तुम पागल तो नहीं हो गई हो निशा? हम ये काम कैसे कर सकते हैं? नहीं करेंगे तो वापस जाकर न्यूज़ एडिटर को क्या जवाब देंगे? अब हाथ जाए या रहे, मैं तो इनको तोड़ने का प्रयास करके ही रहूंगी। अच्छा अच्छा, अगर हाथ ही तुड़वाना है तो मैं ही तुड़वा लेता हूँ। मैं तोड़ूंगा, मेरा मतलब तोड़ता हूँ इन ब्लॉक्स को। गड़ब। वैसे तो मैं एक उंगली से भी इन ब्लॉक्स को तोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर राज ने ज़्यादा बहादुरी दिखाई तो नागराज का रहस्य खुल जाने का खतरा हो सकता है, और अगर नहीं दिखाई तो निशा अपना हाथ तुड़वा लेगी। कहाँ फंस गया मैं?
एक रास्ता है जिससे राज डरपोक का डरपोक भी रहेगा और ये ब्लॉक्स भी टूट भी जाएंगे। राज ने अपना आगे बढ़ता कदम जानबूझकर जमीन पर टूटे पड़े ब्लॉक्स में फंसा दिया। वो लड़खड़ाया, खट, और कोहनी के बल एस्बेस्टस ब्लॉक्स पर आ गिरा। राज की चीख के साथ साथ कड़ाक की भी एक आवाज गूंजी। आई, कड़ाक। ब्लॉक्स टूट गए थे, लेकिन राज का कर्राना नहीं रुका था। ओह, मेरी कोहनी लगता है टूट गई है। लेकिन तुमने अनचाहे ही ब्लॉक्स को तोड़कर शर्त जरूर पूरी कर दी है। अब मैं तुमको सारी कहानी बताऊंगी। रवि मेनन मेरे सौतेले पिता थे, या यूँ कहो कि हैं। मेरी माँ से उनकी मुलाकात स्वीडन के एक दौरे के दौरान हुई थी। शादी के बाद माँ भी इंडिया आ गई और मैं भी। पर डैडी से मैं कुछ नहीं सीख सकी, क्योंकि मेरे शौक अलग थे और डैडी के अलग। वैसे डैडी एक महान संगीतकार थे। उनका मानना था कि संगीत को सिर्फ मनोरंजन का साधन बनाना गुनाह है। उन्होंने संगीत के अंदर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों को ढूंढ निकाला था। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने चूहे और तिलचट्टे जैसे जीवों पर किया था। संगीत की खास धुनों को सुनकर ये जीव स्वयं खींचे चले आते थे और उनको नष्ट करना आसान हो जाता था। इस तरीके में ना तो कोई खर्च था और ना ही मेहनत। दूसरा प्रयोग उन्होंने फसलों पर किया। संगीत की तरंगों ने फसलों पर आश्चर्यजनक असर दिखाया। फसलों की बढ़ने की गति के साथ साथ उनके अंदर अपने आप कीड़ों से प्रतिरोध करने की शक्ति पैदा हो गई, और वो भी बिना एक भी चुटकी खाद डाले। इतना करने के बाद डैडी ने अपना ध्यान उन घुनों की तरफ लगा दिया जिनका जिक्र तो सुनने में आता है, लेकिन अब वे लुप्त हो चुकी हैं, जैसे तानसेन का दीपक राग और मेघ मल्हार। वे भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जब वे अचानक गायब हो गए। ओह, पर उन्होंने अपनी बनाई खास धुनों की कैसेट या कॉम्पैक्ट डिस्क क्यों नहीं निकाली? उन संगीत तरंगों का असर तभी होता है जब वे खुद किसी साज पर बजाई जाए। कैसेट या सीडी की विद्युत चुंबकीय तरंगे वैसा असर पैदा नहीं करती। ओह, पर वे गायब होने वाले दिन किससे मिलने गए थे? आपको कुछ तो जरूर पता होगा। ये तो मुझे नहीं पता। कोई फ़ोन आया था और उसे अटेंड करने के बाद डैडी ने एक फ़ोन किया था। उनकी बातें मैं सुन नहीं सकी, लेकिन फ़ोन करके डैडी तेज़ी से बाहर चले गए और फिर मैंने उनको नहीं देखा। आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब आपके पिता के किसी से व्यक्तिगत या फिर व्यावसायिक दुश्मनी तो नहीं थी? जातीय दुश्मनी तो उनकी किसी से नहीं थी, पर संगीत के क्षेत्र में एक दूसरे की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने वाले बहुत होते हैं। मेरा शक किसी ऐसे संगीतकार पर भी है जो डैडी से जलता होगा और उनकी गुप्त धुनों को हासिल करना चाहता होगा। और अगर ऐसे किसी आदमी ने उन धुनों को हासिल कर लिया तो फिर संगीत मधुर नहीं रह जाएगा, विनाशकारी बन जाएगा। परंतु अगर मुझे ऐसे किसी भी संगीतकार के खिलाफ एक भी सबूत मिल गया तो। नीलोफर की एक एक बात को ध्यान से सुन रहा राज रूपी नागराज एकाएक चौंक उठा। ओह, रॉक हिल्स इलाके से मेरे जासूस सर्प के संकेत आ रहे हैं। मुझे तुरंत वहां पर पहुंचना होगा। निशा, तुम इंटरव्यू खत्म करके ऑफिस चली जाना। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, उसे निपटा कर मैं भी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। कुछ ही पलों बाद महानगर के नीले आकाश पर एक हरी आकृति लहरा रही थी। संकेत काफी तेजी से बार बार आ रहे हैं। मामला काफी गंभीर लगता है। मुझे जल्दी से जल्दी रॉक हिल्स पहुंचना होगा। रॉक हिल्स एक व्यावसायिक इलाका था जहां पर अधिकतर ऐसे गोदाम थे जहां पर व्यापारी अपना माल रखते थे। ओह, कुछ लुटेरे यूरिया का एक गोदाम वहीं के मजदूरों से बंदूकों की नोक पर लुटवा रहे हैं। लेकिन मेरे होते हुए ये यूरिया तो क्या, यूरिया के खाली बोरे भी नहीं लूट सकते। तड़ाक। नागराज, तुम अपराधी लोग जब भी मुझे देखते हो चिल्लाने लगते हो, पर फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आते। सोचते हो कि नागराज हर जगह पर तो पहुंच नहीं सकता, पर तुम नागराज से एक बार बच सकते हो, दो बार बच सकते हो, पर बार बार नहीं बच सकते। धाड़। तू भी हमेशा बचा नहीं रहेगा नागराज, तेरी मौत भी एक ना एक दिन तो आनी ही है।
और तेरा दिन, घंटा और मिनट शायद आ गया है। खसाक। आह! इस मामूली गुंडे से इतनी फुर्ती की उम्मीद मैंने नहीं की थी। मेरी सर्प सेना को इसकी घूमती तलवार नुकसान पहुंचा सकती है। विस्फुंकार का प्रयोग करता हूँ। अरे, इसकी घूमती तलवार पंखे के ब्लेड सा काम कर रही है। मेरी विस्फुंकार इधर उधर छितर अपना पूरा असर नहीं दिखा पा रही है। वैसे तो मैं अपने विस्फुंकार से तीव्रता को बढ़ाकर इसको बेहोश कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको इसके ही तरीके से हराना चाहता हूँ। फू सर। और नॉन चाकू की तरह से घूमती इन तलवारों को रोकने का एक मुश्किल रास्ता ही है जो मुझे चीन यात्रा के दौरान सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और वो ये कि नॉन चाकू से बचते हुए दुश्मन की मांसपेशियों की हरकत पर ध्यान लगाकर नॉन चाकू के घूमने की दिशा का पहले से आभास लगाओ और फिर अपने हाथ को उसी दिशा में नॉन चाकू के साथ साथ घुमाओ। साए साए साए। और जब हाथ की गति नॉन चाकू जितनी हो जाए तो आराम से हाथ बढ़ाकर नॉन चाकू को पकड़ लो, और उसके बाद का काम तो एकदम आसान है। ताड़। आह! नागराज ने यह लड़ाई तो आसानी से जीत ली, लेकिन साथ ही साथ वो थोड़ा चकित भी था। कमाल है, यहाँ तो खिस्सा ही खत्म हो गया, पर यह तो मामूली सा अपराध था और ये रोजमर्रा के अपराधी। लेकिन मेरा जासूस सर्प जिस तीव्रता से संकेत भेज रहा था, उससे तो मुझे ये आभास हुआ था कि यहाँ पर कोई बड़ा खतरा मौजूद है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। खैर, अपने सर्प से ही असली बात का पता लगा लेता हूँ। नागराज ने अपना कदम बढ़ाया तो सही, लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ पाया। अरे, ये संगीत की ध्वनि कहाँ से आ रही है? ये तो मेरे शरीर में थरथराहट पैदा कर रही है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, अभी से गिर रहा है। अभी तो तेरा इससे भी बुरा हाल होने वाला है नागराज, क्योंकि संगीत से तेरा पहली बार सामना हुआ है। आह! तो तुम हो इन गुंडे के सरगना, और वो खतरा भी, जिसे भांप कर मैं यहां तक आया था। लेकिन तुम हो कौन और चाहते क्या हो? जो शक्ति मुझे घुटनों पर झुका दे, उसके जरिए तुम यूरिया लूटने का मामूली सा काम क्यों कर रहे हो? सिर्फ तुझे बुलाने के लिए नागराज, ताकि मैं तुझे एक संगीतमय मौत दे सकूं। आज तू मेरे इशारों पर नाचेगा, क्योंकि तुझे तो मैं वैसे ही नचाऊंगा जैसे सांप को नचाता है सपेरा, क्योंकि तू है एक मानवीय सांप और मैं हूं सपेरा। तूने शायद उन यूरिया के गोदाम के दरवाजे को ध्यान से नहीं देखा। उस दरवाजे को बारूद से नहीं, बल्कि संगीत तरंगों से उड़ाया गया था, ठीक ऐसे ही जैसे अब मैं तुझे उड़ाने जा रहा हूं। ढिंग ढंग ढंग। आह! लेकिन वो दरवाजा तो ऐसे तुड़ मुड़ गया था जैसे उस पर किसी रॉकेट से सीधा वार किया गया हो। कुछ ऐसा ही समझ लो। लोहे के दरवाजे में लचक नहीं होती, इसलिए वो जरा जल्दी टूट गया था। इंसानी शरीर में जरा लचक होती है, इसलिए संगीत तरंगे थोड़ा अधिक समय लेगी, पर तू मरेगा जरूर। संगीत तरंगों की लहरों ने नागराज को उठाकर दूर फेंक दिया, और अगले ही पल नागराज को अपने हाथों को कानों पर रख लेना पड़ा। आह! संगीत की ध्वनि और तीखी हो गई है, कान बंद करने के बावजूद भी अंदर घुसी आ रही है। इस आवाज से बचना होगा, और ये काम सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है। जमीन के अंदर घुसकर छिपने के बाद नागराज अपनी सर्प सेना द्वारा बनाई गई सुरंग के अंदर घुस गया, और सपेरा आश्चर्यचकित रह गया। अरे, ये तो चूहे की तरह बिल में घुस गया, पर यह भागेगा कहाँ? इस बार मैं ऐसी धुन बजाऊंगा, कड़ कड़ाक, कि खींचा चला आएगा। आह! ये गया तू। इस बार मैं ऐसी धुन बजाऊंगा कि नागराज खुद ही सम्मोहित होकर खींचा चला आएगा। आह! ये गया तू, और ये गया तेरा गिटार। अब ना रहेगा वाद्य और ना बजेगा संगीत। इस गिटार के साथ ही खत्म हो जाएगा तेरा घातक संगीत। अब बता, तुझे ये घातक संगीत शक्ति कहाँ से मिली? कहीं ये संगीत रवि मेनन का तो नहीं है? और अगर है तो ये व्यक्ति या तो खुद रवि मेनन है, या इसने रवि मेनन से जबरन ये ज्ञान हासिल किया है। काश मैं नीलोफर के पास एक बार रवि मेनन की फोटो देख लेता।
नागराज अपने ख्यालों में इतना गहरा डूब गया था कि उसे उबारने के लिए वो झटका जरूरी था। सपेरे के पास संगीत तो है ही, पर तू भूल गया कि इस संगीत को घातक बनाने के लिए इसे 10,000 वोल्ट के स्पीकर एम्पलीफायरों से गुजारा जाता है जो मेरी छाती पर बंधे हैं, और इनको पावर देने के लिए जो बैटरी चेन मेरी कमर में बंधी है उसका एक झटका तेरे जैसे शक्तिशाली को भी पटक देने के लिए पर्याप्त है। आह! और गिटार तोड़कर तुम ये मत समझना कि तूने मेरे संगीत को खत्म कर दिया है। मेरी बागों की थापें तेरी हड्डियों को चूरा चूरा करके उन्हें तेरी खाल के बैग में भर देगी। आह! इसकी हर थाप से ऐसा लग रहा है जैसे बागो मेरी छाती के अंदर बज रहा हो। मांस हड्डियां से अलग होता सा महसूस हो रहा है। इस पर विष फुकार का प्रहार करना ही होगा। तीव्र विष फुकार का प्रहार। फू! नागराज की विष फुकार का प्रहार ज्यादा असरदार नहीं रहा। आह! हल्का सा चक्कर आ गया। तेरी विष फुंकारों में तो बस विस्की के 2 पैक जितना नशा है। अरे मूर्ख, तुम मेरी जो आवाज़ सुन रहा है वो मशीनी यानी मैकेनिकल है, और ये इसलिए क्योंकि स्वर तंतु नष्ट हो जाने के कारण मेरे गले में वॉइस सिंथेसाइजर फिट किया गया है, और ये वॉइस सिंथेसाइजर मेरे फेफड़ों के लिए फिल्टर का काम भी करता है, इसलिए तेरी फुंकार का मुझ पर खास असर नहीं होगा। आह! मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ, और ये भीषण कंपन मेरे शरीर के हर बाहरी और अंदरूनी अंगों को हिलाते जा रहे हैं। आखिर कोई तो हाँ, एक तरीका है। ध्वनि को प्रकाश किरणों की तरह ही परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए मुझे स्पीकर के मेम्ब्रेन यानी झिल्ली की तरह भी कोई वस्तु चाहिए जो इन घातक ध्वनि तरंगों को टकराकर सही कोण पर परावर्तित कर दे, और झिल्ली जैसे ऐसी ही वस्तु मेरी सर्प सेना बना सकती है। नागराज ने एक विलक्षण सर्प झिल्ली बनानी शुरू कर दी, और बाघों की घातक कंपने तरंगे उससे टकराकर वापस लौटने लगी। कड़म! इस बार उसका झटका झेलने की बारी सपेरे की थी। ओह, मेरा शरीर लचीला होने के कारण यह संगीत धमाका झेल गया, लेकिन स्पीकर और बाघों की झिल्ली जैसे नाजुक चीजें इसे नहीं झेल पाई। इस नागराज ने मेरे सारे हथियार को खत्म कर दिया है। ठीक वैसे ही अब मैं तेरी हेकड़ी खत्म करने जा रहा हूँ। ये इतना आसान नहीं है नागराज, क्योंकि जानते हो मेरे कलाई पर क्या बंधा हुआ है। ये एक कीबोर्ड सिंथेसाइजर है, और इसके साथ है इमरजेंसी बैटरियाँ। चूँकि इसकी आवाज़ स्पीकरों से होकर नहीं निकलेगी, इसलिए तुम पर शायद इसकी संगीत तरंगों का असर ना हो, लेकिन किसी और पर इसका असर जरूर होगा। तो मुझे बातों में उलझाकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू भाग नहीं पाएगा। तेरी संगीत तरंगों का असर विफल हो गया है तो तू कहानियां सुना रहा है। लेकिन सपेरा कहानियां नहीं सुना रहा था, और इसका पता नागराज को अगले ही पल लग गया। ओह, चारों तरफ से गली के आवारा कुत्ते इधर ही आ रहे हैं। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ओह, ये मुझे काट रहे हैं, और मेरे तीव्र विष के इनके खून में मिलने से इनके शरीर गलते जा रहे हैं। वो क्यों? तो ये था तेरा दूसरा वार, लेकिन ये वार तो बेकार गया। अब तू मुझे अपना पीछा करने से कैसे रोकेगा? तड़ाक! ये वार तुझे सिर्फ ये याद दिलाने के लिए था नागराज कि अगर कोई तुझे काट ले तो उसका क्या हाल होगा। मेरा असली वार तो अभी तुझे झेलना बाकी है। एक और नशीली धुन सिंथेसाइजर से निकलकर हवा में तैरने लगी, और नागराज को असली खतरे का आभास होने लगा। ओह, इस बार संगीत की धुन इन गोदामों के मजदूरों को सम्मोहित करके मेरी तरफ खींच रही है, और ये भी शर्तिया तौर पर वही करेंगे जो उन कुत्तों ने किया था, और इनका भी वही हश्र होगा जो उन कुत्तों को हुआ है। इनको रोकना होगा, पर इनको रोकने के चक्कर में तो सफेरा हाथ से निकला जा रहा है। रवि मेनन की गुत्थी सुलझाने के लिए इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। तड़ाक! हिस! इन मजदूरों से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन जिस रास्ते से सपेरा भागा है उस रास्ते के सारे गोदामों के मजदूर भी इधर ही आ रहे हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन चूंकि भागने के सारे ज़मीनी रास्ते पर मजदूर हैं,
इसलिए आसमानी रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो सम्मोहित मजदूरों को काटे जाने का खतरा नहीं रहेगा, और दूसरे इतनी ऊंचाई से मैं ये भी देख सकूंगा कि सफेरा भाग कहाँ रहा है। जल्द ही नागराज को सपेरा नजर आया। वो रहा सपेरा। वो उस पुरानी सीवर लाइन में घुस रहा है जिसका प्रयोग अब सिर्फ बारिश के अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन ये पताल में भी घुस जाए तो भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। नागराज भी सपेरा के पीछे पीछे सीवर लाइन में घुस गया। नागराज को सीवर लाइन में घुसते ही किसी हमले की उम्मीद थी, परंतु अरे, यहाँ तो एकदम शांति है। सपेरा आखिर गया कहाँ? इस स्थान से तो कई सीवर सुरंगें आगे जाती है। ना जाने सपेरा किस तरफ भागा है। छप, अब तो उसे ढूंढना नामुमकिन। ओह, वो रहा सपेरा। लेकिन ये यहाँ पर खड़ा मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? इतनी देर में तो ये कहीं भी भाग सकता था। कहीं सपेरा कोई चाल तो नहीं चल रहा है? खैर, कुछ भी हो, इसके पीछे तो जाना ही पड़ेगा। सपेरा की क्या चाल थी ये नागराज को पता नहीं चल पाया, क्योंकि पहले तो सपेरे ने इतनी दूरी बनाए रखी कि नागराज ना तो उसे पकड़ सके और ना ही वो नागराज की नज़रों से ओझल हो सके। और थोड़ी देर बाद ही अरे, सपेरा एकाएक कहाँ गायब हो गया? मेरे सर कान भी उसकी कोई आहट नहीं सुन पा। अरे, यहाँ तो दीवार टूटी हुई है। शायद किसी इमारत का बेसमेंट यहाँ पर इस सीवर लाइन से मिलता है। कहीं सपेरा इसी रास्ते से तो नहीं भागा है? अंदर जाकर देखना होगा। पर अंदर है क्या? बड़ी तेज सड़ाद आ रही है। नागराज का ख्याल सही था। वो एक उजाड़ और जीर्ण शीर्ण इमारत का तहखाना ही था, और उस सड़ाद का कारण थी एक लाश। ये तो एक लाश है, और इस बेसमेंट में रहने वाले बेशुमार चूहे ने इस लाश के मांस के एक एक टुकड़े को नोच खाया है। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहाँ से? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये लाश किसकी है और कब से यहाँ पर पड़ी है। कोट की जेबों की तलाशी लेकर देखता हूँ, शायद इसकी पहचान का कोई सूत्र मिल जाए। नागराज को जल्द ही चीथड़े हो चुके कोट की जेब से एक पक्का सबूत मिल गया। ये तो ड्राइविंग लाइसेंस है, रवि मेनन का। पर सपेरा की शक्ल इससे लगी फोटो से नहीं मिलती है। यानी सपेरा रवि मेनन नहीं है। पर अगर सपेरा रवि मेनन नहीं है तो फिर ये लाश रवि मेनन की ही होनी चाहिए। इसका मतलब रवि मेनन को मार डाला गया है, और ये काम सपेरा का ही हो सकता है। लेकिन उसके पास ही इस वक्त रवि मेनन की धुनें और राग मौजूद है। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि सपेरा का मुझसे लड़ने का उद्देश्य ही मुझे रवि मेनन की लाश के पास तक लाना था। पर क्यों? खैर, फिलहाल तो नीलोफर और पुलिस को सूचना देकर यहाँ पर बुलाना होगा, ताकि लाश की शिनाख्त भी हो सके और कानूनी कार्यवाही भी। कुछ देर बाद उस उजाड़ इमारत के तहखाने में भीड़ जमा हो गई थी। तुम्हारी खबर मिलते ही मैंने पापा के पर्सनल डॉक्टर बंसल साहब को भी फ़ोन करके बुला लिया था। अगर ये डेड बॉडी पापा की ही है सुबह, तो ये उसकी पक्की शिनाख्त कर सकते हैं। शक की गुंजाइश नहीं है, ये रवि की ही लाश है। कुछ ही मिनटों के गहन परीक्षण के बाद डॉक्टर बंसल ने नतीजा निकाल लिया था। इन हड्डियों पर कई ऐसे मेडिकल निशान हैं जो सिर्फ रवि के शरीर पर ही हो सकते थे। शक शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अंकल, कह दीजिए कि आप झूठ कह रहे हैं। ये लाश पापा की नहीं हो सकती। मेरा दिल कहता है। दिल और दिमाग में 1 फुट की दूरी होती है नीलू। सच तो मुझे कहना ही पड़ेगा, चाहे उसे कहते हुए मेरा ही कलेजा क्यों ना फट जाए। ये तो कहना मुश्किल है कि ये लाश कब से यहाँ पर पड़ी है, पर इतना अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि इसे मरे 1 महीने से ऊपर हो गया है। खैर, इनके मरने का समय और कारण तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा। पता ये लगाना है कि यहाँ पर ये आए क्यों और इनको किसने और कैसे मारा। फिलहाल तो मुझे यहाँ से चलना है, क्योंकि रास्ते में मुझे एक रिपोर्ट और मिली थी। नागराज की कुछ देर पहले सपेरा नामक एक संगीत अपराधी से एक यूरिया गोदाम के बाहर मुठभेड़ हुई है। नागराज तो सपेरा का पीछा करते करते ना जाने कहाँ चला गया, पर पीछे से उसके आदमियों ने गोदाम को जला डाला। ओह, पर क्यों?
गोदाम जला देने से सपेरा को आखिर क्या हासिल हुआ? इधर सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और उधर फर्श पर गड़ी नीलोफर की निगाहें एक अनोखी चीज देख रही थी। कागज का यह टुकड़ा जमीन पर कैसे पड़ा है? इस पर खून के निशान भी है। जरूर ये पापा के पास से ही गिरा होगा। इस पर कोई फोन नंबर लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग तो पापा की ही है। कहीं ये वही फोन नंबर तो नहीं जो घर से आखिरी वक्त निकलते समय पापा ने कागज पर लिखा था? पता लगाना होगा कि ये फ़ोन नंबर किसका है। शायद उससे ही मैं पापा के हत्यारे तक पहुंचकर उसका खून पी सकूं। अच्छा नीलोफर, अब मुझे भी इजाज़त दो। अब मुझे भी ऑफिस पहुंचना है। एक मिनट राज, ये इंस्पेक्टर संगीतज्ञ अपराधी की क्या बात कर रहा था? कौन है ये सपेरा नाम का अपराधी? डिटेल तो मुझे भी पता नहीं है नीलोफर, पर इतना ज़रूर लगता है कि ये कोई ऐसा अपराधी है जिसने संगीत को अपना हथियार बनाया हुआ है। ओह, कहीं सपेरा ही वो हत्यारा तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। कल तक मेरे पापा पास के गुम होने के बारे में एक भी क्लू नहीं था। कल तक मेरे पास पापा के गुम होने के बारे में एक भी क्लू नहीं था। आज मुझे सारी स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल गई है और हत्यारे तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया है। हत्यारे तक पहुंचने का रास्ता? वो क्या है? छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम आखिर इस उजाड़ इमारत के बेसमेंट में पड़ी मेरे पापा की लाश तक पहुंचे कैसे? वो दरअसल तुम्हारे जिम से निकलने के बाद मैंने एक टैक्सी ली। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। जब डर के मारे मुझे गस आने लगा तो मैं टैक्सी बीच रास्ते में ही रोककर उससे उतर गया। फिर काफ़ी देर तक सुनसान में कोई सवारी ही नहीं मिली, पर एक कुत्ता मेरे पीछे ज़रूर पड़ गया। उससे बचने के लिए मैं भागा, तभी ना जाने कहाँ से नागराज आ गया। उसने मुझे कुत्ते से बचाया और ये भी बताया कि पास की उजाड़ इमारत के तहखाने में एक लाश पड़ी है। मैंने पहले जाकर लाश को देखा और फिर पुलिस को और तुमको खबर कर दी। रैश ड्राइविंग से गस आ गया? कुत्ते के भौंकने से डर गए? कम ऑन राज, तुम इतने डरपोक तो हो नहीं जितना बन रहे हो। मैं किसी फाइटर को आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ, और तुम एक फाइटर हो। काश तुम्हारी बात सच होती। चाहता तो मैं भी हूँ कि मैं डरपोक नहीं, एक फाइटर बनूँ। नागराज पर शक करने वालों की लिस्ट भी लंबी हो रही थी और उसके दुश्मनों की लिस्ट भी। रवि मेनन की मौत की खबर तो दुनिया को पता चल गई, लेकिन अभी कुछ और लोगों को मरना है। और इस काम को पूरा करने के दौरान मुझे नागराज से फिर जरूर टकराना पड़ेगा। मुझे नागराज का कार्ड तैयार करना पड़ेगा, वरना वो मुझे काट डालेगा। और अपना काम पूरा करने से पहले मैं किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता। घबराओ मत, तुमने नागराज पर अपनी शक्तियों से वार किया था, इसलिए तुम हार गए। तुम नागराज की कमजोरियों पर वार करो, और नागराज की कमजोरी है उसकी शक्तियों का छीन होना। लेकिन उसकी शक्तियों को मैं छीन करूंगा कैसे? नागराज की शक्ति है उसके शरीर में वास करने वाले सूक्ष्म सर्प, और सांपों की कमजोरी है बिन की धुन। मैं समझ गया। मुझे अपने संगीत यंत्रों में बिन को शामिल करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रवि मेनन की उन रागों को परफेक्ट करना होगा जिन पर वो मरने से पहले काम कर रहा था, जैसे दीपक राग और मेघ मल्हार। क्योंकि ये राग मुझे वो शक्ति दे देंगे जिसके सामने ना तो मेरे दुश्मन टिक पाएंगे और ना ही नागराज। सपेरा के दुश्मन भी सपेरा के अस्तित्व में आने की खबर से वाकिफ हो रहे थे। सरकार, हमारा यूरिया वाला गोदाम जल गया है। अभी अभी वहाँ का एक मजदूर खबर लेकर आया है। जल गया? पर कैसे? हमको पहले खबर क्यों नहीं मिली? क्योंकि गोदाम जलाने वाले गुंडे ने पहले मजदूरों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। खबर कौन देता? वैसे पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार कर दिया है। कौन थे मेरा लाखों का नुकसान करने वाले ये कमीने? किसी सपेरा नाम के आदमी के गुंडे थे। सरकार, सपेरा को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सपेरा? ये जद्दू शाह का कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया टकले? और फिर टकला मजदूर से सुनी सारी दास्तान सुनाता चला गया, और सुनते सुनते जद्दू शाह के माथे पर परेशानी की लकीर पड़ने लगी और आंखें सिकुड़ती चली गई। ओह, पर यह सपेरा हमारे पीछे क्यों पड़ा है? हमारा नुकसान क्यों करना चाहता है? ओह, कहीं ये... अच्छा, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ कि ये कौन हो सकता है। तुम चारों तरफ आदमियों को तैनात कर दो।
जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उस सपेरे का अगला हमला यहीं पर होगा। इस बात का आभास दूसरों को भी हो रहा था। ये रहे वे गुंडे जिन्होंने गोदाम में आग लगाई थी। नागराज, हमने इनसे हर तरह से पूछताछ कर ली है, पर ये नहीं जानते कि सपेरा कौन है और रवि मेनन को किसने मारा। ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये किराए के गुंडे थे और सपेरा ने इनको सिर्फ गोदाम लूटने और असफल हो जाने की स्थिति में जलाने के लिए पैसे दिए थे। पर एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आओ, मैं तुमको एक आदमी से मिलवाता हूँ। कौन है ये एक दुधिया है, दूध वाला। उसी उजाड़ इमारत के पास अपनी भैंस चराता है ये। इसने रवि मेनन को 2 महीने पहले इमारत के अंदर घुसते देखा था। इसने रवि मेनन की फोटो से भी उसे पहचान लिया है। पर इसका कहना है कि उस दिन रवि के साथ एक आदमी और इस इमारत में गया था। जी साहब, और इसने उस आदमी का जो हुलिया बताया है वो रवि मेनन के एक संगीतकार दोस्त से एकदम मिलता जुलता है। तो उस संगीतकार को पकड़कर बुलवाइए, उसको तो सारी बात का पता होगा। इसमें एक समस्या है नागराज, वो संगीतकार चंद्रशीष भी 2 महीने से लापता है और इस वक्त वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं है। ओह, सपेरा का कुछ कुछ सुराग तो मिल रहा है, लेकिन उसने वो यूरिया गोदाम क्यों जलाया? किसका था वो गोदाम? किसी जद्दू शाह नाम के यूरिया डीलर का था। हमने उसे खबर भिजवा दी है। बेचारे की किस्मत खराब थी जो सपेरा ने बिना कारण उसी का गोदाम लूटने की कोशिश की। नहीं, ये संयोग नहीं हो सकता। महानगर के सारे बैंकों, ज्वेलरों और दुकानों को छोड़कर सपेरा ने उसी गोदाम को लूटने और जलाने की कोशिश की। इनमें ज़रूर कोई संबंध है, और वो संबंध क्या है ये तो जद्दू शाह से मिलकर ही पता चल सकता है। नागराज के साथ साथ ही नीलोफर की खोज भी जद्दू शाह पर ही आकर खत्म हो रही थी। टेलीफोन इंक्वायरी से मुझे उस टेलीफोन नंबर का पता मिल गया है। किसी जद्दू शाह का नंबर है। या तो जद्दू शाह ही पापा का हत्यारा है, और या फिर उसका पापा की हत्या से कोई संबंध ज़रूर है। और सच्चाई क्या है ये तो जद्दू शाह को बताना ही होगा, चाहे ये जानने में मुझे उसकी सांस की नली उसके गले से अलग ही क्यों ना करनी पड़े। जद्दू शाह के लिए आज कयामत की रात थी। क्या कह रहे हो जद्दू, तेरा दिमाग फिर गया है? मैंने पक्का काम किया है। पुलिस को आज उसकी लाश भी मिल गई है। तो फिर ये सपेरा कौन है? संगीत तरंगे उसके पास कहाँ से आई, और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? खैर, वो जो भी है, मैंने चारों तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए हैं। सपेरा आया तो बचकर वापस नहीं जाएगा। पर तू भी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ले पस्सू, वरना कहीं तेरा ही नंबर ना लग जाए। मेरा नंबर? मेरा नंबर नहीं लगता, बल्कि मैं नंबर लगाता हूँ जद्दू। यमराज की धरती की होलसेल एजेंसी मेरे पास ही तो है। तेरी मर्जी भाई, मैंने अपने कानों की बात तेरे कानों में डाल दी। अब तू जाने और तेरी जान। मैं रखता हूँ फ़ोन। ऊपर से हंस रहे पस्सू की हंसी भी फ़ोन की लाइन की तरह ही कट गई। क्या हुआ भैया? क्यों? किसका फ़ोन था? आप एकाएक गंभीर क्यों हो गए? जद्दू बता रहा था कि कोई संगीत से अपराध करने वाले उसके पीछे पड़ा है। तूने काम तो पक्का किया था ना? मोस कच्चा काम करता ही नहीं भैया, परमानेंट, फुल और फाइनल काम करता है। क्यों? वो तो मुझे भी पता है, पर ये नया संगीतकार कहाँ से पैदा हो गया? किसी के हाथ उसके नोट्स लग गए होंगे भाई साहब। पर आप चिंताओं मत, इसका भी काम लगा दूंगा, परमानेंट, फुल एंड फाइनल। इधर बाजी बिछाने की ही बात चल रही थी और उधर पहला मोहरा अपनी चाल भी चल चुका था। जद्दू शाह ने पूरी एक बटालियन तैयार कर रखी है। तड़ाक! इतने बड़े मकान में जद्दू शाह कहाँ पर होगा ये पता लगाने में तो पूरी रात ही बीत जाएगी। जद्दू शाह तक जाना समय को बर्बाद करना है। ज़्यादा आसान रास्ता होगा जद्दू शाह को अपने तक बुलाना, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि मैं छिप छिप कर बढ़ने के बजाय खुले में आ जाऊं, ताकि जद्दू शाह का कोई ना कोई आदमी मुझे देख ले। ए, कौन है तू? खैर, कोई भी हो, मर। मुझ पर गोली चलाए। और गोलियों की आवाज़ सुनकर जद्दू शाह खिड़की तक खींचा चला आए। आ गया, शायद यही जद्दू शाह है।
अब अपने ऊपर चढ़ी आ रही इन गोलियों की बाट को रोककर मुझे जद्दू शाह का इंटरव्यू लेने ऊपर पहुंच जाना चाहिए। जद्दू शाह कोई डरपोक या कमजोर इंसान नहीं था, लेकिन उसे किसी और तरह के हमले की आशंका थी, इसलिए नीलोफर का वो वार बचा नहीं पाया। तड़ाक। आह! तू कौन है रे छोकरी? मैं तो किसी और का इंतजार कर रहा था। तुझे मुझसे क्या परेशानी है? परेशानी तो मुझे तुमसे है ही, पर अब तुझे भी मुझसे परेशानी होने वाली है। लेकिन अगर तुम मुझको चुपचाप ये बता दो कि रवि मेनन का खून तुमने क्यों और कैसे किया, तो मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर ही तुमको छोड़ दूंगी। रवि मेनन? उसका खून मैंने नहीं किया, लेकिन तू उसके कौन लगती है? तुझे उसके मरने से दर्द क्यों हो रहा है? अगर तुमने रवि मेनन का खून नहीं किया तो उसकी लाश के पास तुम्हारा फ़ोन नंबर कहाँ से आया? फ़ोन नंबर? मेरा फ़ोन नंबर? खैर, जद्दू शाह ने बहुत जवाब दे दिए। अब तेरी बारी है। बता, रवि मेनन की हत्या से क्या संबंध? तौड़। आह! मुझ पर हमला करने की मूर्खता मत कर, वरना हाथ की हड्डी पैर में पहुंचा दूंगी और तुम ढूंढते रह जाओगे। अब बताओ, वो हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? क्या जानते हो तुम उस हत्या के बारे में? धड़ाक। सरकार से नहीं, मुझसे पूछ छोकरी, और अगर मैं ना बताऊं तो मेरी हड्डियां तोड़ कर देख। टकला कहते हैं मुझे। बरसों पहले सरकार के कुछ दुश्मनों ने मुझे ट्रक के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की थी। मैं तो लगभग मर ही गया था। बदन की हर हड्डी के टुकड़े हो गए थे, पर सरकार ने मुझे बचा लिया, पैसा पानी की तरह बहा दिया। मेरे पूरे बदन में 30 किलो स्टील लगा, लेकिन हड्डियां भी जुड़ गई और मैं ठीक हो गया। अब सरकार पर हाथ उठाने के जुर्म में मैं तेरी वैसी ही हालत कर दूंगा जैसे मेरी हालत ट्रक ने की थी। नीलोफर के हाथ कंक्रीट की स्लैब तक तो नीलोफर के हाथ कंक्रीट के स्लैब तक को तोड़ सकते थे, लेकिन स्टील तोड़ने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी। वार करने के साथ नीलोफर खुद ही कर्रा उठी। कर। आह! अगले ही पल टकले ने उसे एक बार फिर कर्राने के लिए मजबूर कर दिया। धड़ाक। आह! इधर अंदर एक जोरदार लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाहर तैनात पहरेदारों को अभी तक इसकी भनक नहीं लग पाई थी। उनका पहरा पहले की तरह ही जारी था, लेकिन अब उनकी पहरेदारी की जांच का समय आ गया था। नागराज, तुम, मेरा मतलब आप यहाँ पर? मुझे जद्दू शाह से मिलना है। बताओ कि वो कहाँ पर मिलेगा और इतना पहरा क्यों लगा रखा है उसने? पहरा इसलिए है ताकि कोई बिना सरकार की मर्जी से उनसे ना मिल सके, और जहाँ तक मिलने की बात है, वे किसी से मिलना नहीं चाहते, और अगर कोई ज़बरदस्ती उन तक पहुँचना चाहेगा तो उसको रोकने के लिए ही यहाँ पर हम लोग तैनात हैं। तो तुम लोग मुझको रोकोगे? यानी कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। तो अंदर नहीं बल्कि ऊपर जाएगा नागराज। पहरेदार के हाथों में थमा रॉकेट लॉन्चर गरज उठा। अगर वो रॉकेट लॉन्चर नागराज के शरीर से टकराता तो जरूर नागराज को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। बड़ाम। पर ऐसा नहीं हुआ। इस रॉकेट से तो मैं इच्छाधारी शक्ति द्वारा अपने शरीर को कणों में बदलकर बच जाऊंगा। सुम। लेकिन इन पहरेदारों के पास अत्याधुनिक और घातक हथियार है, यानी जद्दू शाह किसी न किसी तरह से अपराधी अवश्य है, वरना उसे इतनी जबरदस्त सुरक्षा की जरूरत ना पड़ती। लॉन्चर के धमाके की आवाज अंदर तक जा पहुंची, और पहले से ही इंतजार कर रहा जद्दू शाह और सतर्क हो उठा। बड़ाम। बाहर किसी ने रॉकेट लॉन्चर दागा है। वो आ गया है। इस लड़की से जल्दी निपट टकले, वरना दोनों से एक साथ निपटना मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो सरकार, मैंने बड़े बड़े पहलवानों की गर्दनें 2 मिनट में तोड़ दी है। फिर ये लड़की किस खेत की मूली है? तड़। धाड़। आह! ये जद्दू शाह किसके इंतजार में इतना डरा हुआ है? वो आ गया है। ये वो कौन हो सकता है? खैर, ये तो वो के यहाँ आने पर पता ही चल जाएगा। फिलहाल तो इस स्टीली टकले को अपने शरीर का पिंजरे पिंजरे खोलने से रोकना होगा, और ये काम करेगा मेरा नॉन चाकू। इसका एक ही वार मजबूत से मजबूत हड्डी भी तोड़ सकने के लिए पर्याप्त है।
टकले के शरीर में स्टील के 85 जोड़ सही, लेकिन बीच में तो हड्डी ही होगी। कड़ाक। आह! नीलूफर ने हाथ में जो हथियार उठा लिया था उससे टकले का बच पाना मुश्किल था। हाथ हर वार के साथ टकले के मुंह से दर्द भरी चीखें उबल रही थी। लेकिन बाहर की स्थिति कुछ अलग थी। हथियार दूसरे के हाथ में थे और बचना नागराज को था। यहाँ का शोर सुनकर चारों तरफ से पहरेदार गुंडे मेरी तरफ ही आ रहे हैं। लगता है जद्दू शाह तक पहुँचने में समय लगेगा। 2 पहरेदार तो कम हो गए, अब इनको रास्ते में ही रोकना होगा। नागराज की सर्प सेना आते हुए दुश्मनों की तरफ उछल गई, तड़ 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 तड़। लेकिन गोलियों की बाट को पार करके सिर्फ कुछ ही सर्प दुश्मनों तक पहुंच पाए और उनसे निपटना ट्रेड पहरेदारों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। फचाक! इससे पहले कि नागराज परिस्थिति समझकर कोई दूसरा वार कर पाता, उसे खुद ही बचने के लिए विवश हो जाना पड़ा। बड़ाम! ओह ओह! अब ये ग्रेनेडों से हमला कर रहे हैं। गोलियों से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ग्रेनेड मुझे अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं। विस्फोटकार का प्रयोग असरकारक नहीं होगा क्योंकि ये गुंडे दूर और अलग अलग खड़े हुए हैं। इसलिए फिलहाल तो 2 तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इधर मैं इनका ध्यान बटाऊंगा और उधर मेरी सर्प सेना सामने से नहीं बल्कि पीछे से इन पर हमला करेगी। बड़ाम! ना तो सर्प सेना को अपना हमला बोलने में ज़्यादा वक्त लगा और ना ही पहले पहरेदारों को गिराने में धम, और ना ही नागराज को उसे बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने में। अब हमला सिर्फ 2 तरफ से था। तड़ाक! जो जल्दी सिर्फ एक तरफ से रह गया। आखिरी पहरेदार ने अपनी आखिरी कोशिश तो ज़रूर की। कड़ाक! लेकिन होनी को वो भी टाल नहीं पाया। अब जद्दू शाह को ढूंढना है, ताड़, और उससे उगलवाना है कि आखिर सच क्या है। जद्दू शाह फिलहाल भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। जब तक ये दोनों लड़ रहे हैं तब तक मैं भाग लूं, क्योंकि टकला इस लड़की को रोक नहीं पाएगा। तड़! नीलोफर का पूरा ध्यान जद्दू शाह पर ही था। ओह, जद्दू शाह भागने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उसे भागने नहीं दूंगी। नीलोफर 9 चाकू से एक से ज़्यादा इस्तेमाल जानती थी। साएं! जद्दू शाह लड़खड़ा कर जमीन पर आ गिरा और नीलोफर ने उसे बाज की तरह दबोच लिया। तूने अपने सारे वार कर दिए जद्दू, अब मेरी बारी है। चुन ले, जुबान खोलेगा या सांसें बंद करवाएगा। ये जुबान खुलवाने का तरीका नहीं है, पहले इसका अपराध तो जान लो। बिना अपराध के सख्ती करना ना तो मानवीय रूप से जायज़ है और ना ही कानूनी रूप से। नागराज, अपराध जानना चाहते हो इसका? ये मेरे पिता संगीतकार रवि मेनन का कातिल है, वरना मेरे पिता की लाश के पास इसका टेलीफोन नंबर कहाँ से आता? और ये इतना सिक्योरिटी क्यों रखता? नहीं नहीं, मैं रवि मेनन का कातिल नहीं हूँ, और वो फ़ोन नंबर तो उसके पास इसलिए होगा क्योंकि उनसे मेरी पुरानी जान पहचान थी। ये शायद सच बोल रहा है वो नीलीफर। ये शायद सच बोल रहा हो नीलोफर, या शायद झूठ, पर राज ने मुझे इस केस के बारे में काफ़ी जानकारी दी है और मुझे लग रहा है कि तुम एक बात या तो जानती नहीं हो या भूल रही हो, और वो ये कि रवि मेनन की मौत के दिन उस खंडहर में उनके साथ उसका साथी संगीतकार चंद्रशीष भी गया था और वो तब से लापता है। और तब से सड़कों पर एक ऐसा अपराधी भी घूम रहा है जो अपना नाम सपेरा बताता है और अपराध संगीत से करता है। इसलिए जब तक ये तय नहीं हो जाए कि असली कातिल कौन है, तब तक तुम इसकी जान लेने की कोशिश मत करो, वरना मुझे पहले तुमको रोकना होगा। ये तो संभव नहीं है नागराज, क्योंकि अगर ये कातिल नहीं है तो भी इसका इस हत्या से संबंध ज़रूर है, इसलिए मैं इसे अभी आज़ाद नहीं कर सकती। तो फिर तैयार हो जाओ मेरी सर्प सेना से निपटने के लिए। मैं तुमको इतना मौका नहीं दूंगी कि तुम मुझ पर वार कर सको। ओह, इसी वक्त बाहर। ओह, मुझसे पहले कोई और यहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे सतर्क रहना चाहिए। अंदर नागराज और नीलोफर बिना बात के आपस में जूझ रहे थे। तुम अपने होश में नहीं हो नीलोफर, बदले की भावना ने तुमको अंधा कर दिया है। तुमको होश में लाना होगा, और इसके लिए मैं किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि तुम भी निहत्थी ही हो। धड़ाक! तब तो तुम पछताओगे नागराज।
क्योंकि मेरी उंगलियां का वार तुम्हारे पेट को फाड़ सकता है। जरा सोचो कि अगर मैंने तुम्हारे दिल पर वार किया तो क्या होगा। फचाक। ये किसी आम इंसान का नहीं बल्कि नागराज का शरीर है नीलोफर। मेरे घाव को मेरे शरीर के सूक्ष्म स्तर भर देंगे, लेकिन तुम सतर्क रहना। कहीं मेरा खून तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गया तो तुम्हारा शरीर मोम की तरह गल जाएगा। ये लड़ाई ना जाने कितनी देर तक चलती। फुसक। आह! अगर एक टंकार की शक्तिशाली लहरें उनको अलग अलग ना फेंक देती। आह! ये क्या। टनाक टन। सपेरा। चकरा गया नागराज, पर चकित मत हो। मैं भी तुझे यहाँ पर देखकर उतना ही चकित हूँ जितना कि तुम मुझे यहाँ देखकर। पर ये लड़की कौन है? यही है। ये मुझे मारने आया है। मैंने इसी इसी से बचने के लिए सिक्योरिटी लगा रखी थी। मुझे बचा लो। इसी ने मारा होगा रवि मेनन को। यही वो संगीतकार होगा, उसका दोस्त। वो क्या नाम, हाँ, चंद्रशीष अब सपेरा बन गया है। लेकिन मैंने उसकी तस्वीर देखी है। ये वो नहीं है, कोई और है। वही होगा। देखो, इसके चेहरे पर मास्क लगा है। ओह, सचमुच? पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। तब तो जद्दू सा सच बोल रहा है। रवि मेनन की बेटी नीलोफर को तेरी असली सूरत देखनी ही होगी, और वो सूरत ही सच झूठ का फैसला कर देगी। क्योंकि चंद्रशीष को मैंने भी देखा हुआ है। नकाब उतरते ही और नीलोफर की शक्ल देखते ही सपेरा पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। सड़ाक। और उसी पल में उसे जमीन सूंघनी पड़ गई। नीलोफर की स्टीली उंगलियां सपेरे के चेहरे पर कसने के लिए बढ़ी। ये तो सचमुच मास्क है। यानी तू किसी कारण से अपनी शक्ल छिपाना चाहता है, और वो कारण सिर्फ यही हो सकता है कि तू कातिल। ओह! मेरा मास्क हटाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो पावर मेरे स्पीकरों को चलाती है उसी की बिजली मेरे मास्क में बिने स्टील के तारों में दौड़ती है। अब मैं तेरी कहानी खत्म करूंगा जद्दू सा, पर क्यों सपेरा, इसको क्यों मारना चाहते हो तुम? इसका जवाब मैं तुमको देना जरूरी नहीं समझता नागराज, पर तुमको चेतावनी जरूर देना चाहता हूँ। तुम एक बार मेरा रास्ता काट चुके हो, दोबारा मत काटना, वरना तीसरी बार काटने लायक नहीं बचोगे तुम। मैं इस कहानी का रहस्य ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। कौन किसका दुश्मन है, किसने मारा रवि को, और तुम जद्दू शाह को क्यों मारना चाहते हो? क्या संबंध है जद्दू शाह का इन सब से? अब जब तक मैं सच जान नहीं लेता तब तक मैं इस केस का इंचार्ज हूँ। बगैर मेरे कहे ना तो कोई किसी पर हाथ उठाएगा और ना ही किसी का खून बहेगा। ताड़। मैं तुझे चेतावनी दे चुका हूँ नागराज। सपेरे से नाग को टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि नाग सपेरे को एक बार तो काट सकता है, लेकिन दोबारा सपेरा उसके कांटे की जड़ी पहले से ही तैयार करके रखता है। मैंने भी एक नहीं कई काट तैयार कर दी है। ले सुन और चीख। ओह, ये तीखी सीटी तो मेरे दिमाग को ऐसे मथ रही है जैसे मिल्क शेक को मिक्सी। हाथ कान पर रखने से ये ध्वनि रुक नहीं पा रही है। ये आवाज़ मेरे सारे स्नायु तंत्र को नष्ट कर देगी। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मैं अपने शरीर के सूक्ष्म सर्पों को आदेश देता हूं कि वे मेरी श्रवण नली को अवरुद्ध कर दे, ताकि आवाज़ मस्तिष्क तक पहुंच ना सके। ध्वनि को तो मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं, पर अब इसमें मुझे बेचैन करने योग्य तीव्रता नहीं है। अब सबसे पहला काम इस सीटी को बंद करना है, और ये काम मेरे सर्प इसके मुंह में लगी नाली के छिद्रों को बंद करके आराम से कर सकते हैं। ओह, अच्छा बात है, तेरे सूक्ष्म सर्पों ने नलिका को बंद कर दिया है। तीखी ध्वनि निकलनी बंद हो गई है। इन यंत्रों में मैं बिजली दौड़ाकर भी तेरे सांपों को हटा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरे यंत्र ही शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो जाएंगे। पर चिंता की बात नहीं है, तेरे लिए मैं एक खास हथियार लाया हूँ, ये बिन। अब मैं असली सपेरा बन गया हूँ। इस खास बिन की खास धुन सुनकर तेरे पैर अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। पाइपों से होते हुए संगठित हवा बीन में से गुजरी और संगीत लहरें हवा में तैरने लगी। ओह, सचमुच मैं इस धुन का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे मदहोश कर रही है।
मेरे कान बंद होने के बावजूद इसके कंपन मेरे शरीर में स्पंदन पैदा कर रहे हैं। इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। देखिए मेरी शक्ति नागराज, अगर मैं इस धुन की तीव्रता को जरा सा और बढ़ा दूं तो तेरे शरीर के सांप भी निकलकर बाहर नाचने लगेंगे। अब तू और कुछ नहीं कर पाएगा। अब तेरी मौत का वक्त आ गया है जद्दू, और तेरा समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं तेरे मरने और क्रियाक्रम का काम एक साथ ही कर देता हूँ। दीपक राग से। सपेरा की जादू भरी उंगलियां गिटार के तारों पर थिरकने लगी और दो अलग अलग धुनें स्पीकर एम्पलीफायर से होती हुई जद्दू शाह की तरफ लपकी, और रागों के इस सम्मिश्रण से पैदा हुई दीपक राग ने वायु की परतों के बीच एक ऐसा भीषण घर्षण पैदा कर दिया जिसने जद्दू शाह के शरीर को झुलसाना शुरू कर दिया। मुझे क्यों जला रहे हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जानना चाहते हो? बताता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। ले देख मेरी शक्ल, पहचान मुझे कमीने, देख तूने क्या हाल कर दिया है मेरा। रवि मेनन, तुम जिंदा हो? मर गया रे। फिर वो लाश किसकी थी? वो लाश चंद्रशीष की थी। बेचारा, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर बचा नहीं पाया। अब अगर तू जलने से बचना चाहता है तो मुझे ये बता कि जहाँ पर तूने मुझे फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पर तेरे कहने पर चूहों से हमला मुझ पर किसने करवाया? हालांकि वो शख्स हमारे वहाँ पहुँचते ही भाग गया था, इसलिए वो ये देख नहीं पाया कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं गया था, बल्कि दो लोग गए थे। पर मैंने भागते हुए उसकी एक झलक देखी थी। चूहे जैसी आकृति थी उसकी। कौन था वो? वो मूस था, पशु का आदमी। उसी के इशारे पर चूहे ने तुम पर हमला किया था। जहरीले चूहे का ट्रेनर है वो। अब तो मुझे इस जलन से मुक्ति दिला दो, बचा लो मुझे। मुक्ति दिला दूंगा, जल्दी क्या है, थोड़ा और तड़प ले। अगर मैं तुझे इस हालत में छोड़ दूं तो तू जिंदगी भर इसी जलन में तड़पता रहेगा, पर मरेगा नहीं। लेकिन घबरा मत, मैं ऐसा करूंगा नहीं। पहले मैं उन कमीनों को मुक्ति दिलाऊंगा जिन्होंने चंद रुपयों के पीछे मेरा संगीत मुझसे छीन लिया, और फिर दिलवाऊंगा तुझे मुक्ति। अभी जरा और तड़प। बीन की धुन पर नाच रहा नागराज सारी बातें सुन रहा था। थोड़े रहस्य पर से तो पर्दे उठ गए, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। सपेरा यानी रवि मेनन किसी का खून करके अपराधी बनने जा रहा है। इसे रोकना होगा, पर कैसे? खैर, सपेरा के जाते ही बीन की धुन तो अपने आप बंद हो जाएगी। फिर मैं थिरकने से आज़ाद होकर इसके पीछे जा पाऊंगा। लेकिन सपेरा, ये खतरा पहले ही भाप चुका था। तेरे लिए मैं एक बिन एयर कंप्रेसर और स्पीकर के साथ यहीं छोड़े जा रहा हूँ। अब तू मेरे पीछे आना भूलकर तब तक नाचता रहेगा जब तक तू थक कर और गिर कर बेहोश नहीं हो जाता। नागराज को नाचता हुआ छोड़कर सपेरा वहां से तुरंत रफू चक्कर हो गया। उफ, सपेरा तो अपने एक बिन यहीं पर छोड़कर भाग गया। ये धुन मुझ पर इतना तेज असर कर रही है कि मैं इसके पास तक नहीं जा पा रहा हूँ, और इसके जूतों के नीचे दबा कर तोड़ दूँ। और यहाँ पर मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। नीलोफर बेहोश पड़ी है और जद्दू सा खंभे से बंधा अपनी ही तकलीफों से तड़प रहा है। इस बीन की तरंगे मेरे कान बंद होने के बावजूद भी मेरे शरीर से टकराकर कंपन पैदा कर रही है। अगर कोई ऐसा कवच होता जो इन तरंगों को मेरे शरीर तक पहुंचने से रोक सकता तो। अरे, ये बात अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मेरे पास एक कवच तो है, मेरे सर्पों का कवच। अभी इनको आदेश देता हूँ कि ये मेरे शरीर से लिपट कर एक गद्देनुमा कवच बना ले, ताकि ये घातक बीन तरंगे उसी में सोख ली जाए। आदेश मिलते ही बीन की त्रियुधुन पर झूमते हुए नागराज के शरीर पर एक सर्प गद्दा बिनने लगे, और कुछ ही पलों में नागराज का शरीर सरसराते सर्पों से ढक चुका था। अब चैन पड़ा। अब तरंगे मेरे शरीर तक काफ़ी हल्की होकर आ रही है, और इतनी क्षीण तरंगे मेरी इच्छा शक्ति को दबा नहीं सकती। अब मेरा जूता होगा और उसके नीचे होगी ये बीन। तड़ तड़ाक। नागराज, वो सपेरा कहाँ गया? लगता है मैं बिजली के झटके से कुछ ज़्यादा देर तक ही बेहोश रह गई थी। हाँ नीलोफर, और अब तुम्हारे होश में आने का वक्त भी आ गया है।
पूरे होश में आने का वक्त। जद्दू सा एक हत्या का सहयोगी तो अवश्य है, पर तुम्हारे पिता रवि मेनन की हत्या का नहीं। तुम्हारे पिता रवि मेनन जिंदा हैं, पर अब वो रवि मेनन नहीं, सपेरा बन गया है। जो लाश मैंने वीरान इमारत में देखी थी वो रवि के मित्र संगीतकार चंद्रशीष की थी, और उस हत्या का षड्यंत्र जद्दू शाह का ही रचा हुआ था। इसको अपने किए की सजा तो सपेरा खुद दे गया, पर अब वो हत्या का प्रयास करने वाले किसी मूस के पीछे गया है। हमको उसे रोकना होगा, वरना रवि हत्यारा बन जाएगा। इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़ सकती है। अब मूस का ठिकाना पता करना है, और वो पता जद्दू सा बताएगा। बोल जद्दू, कहाँ रहता है वो मूस? वो लेन स्वाति नगर में मिलेगा। अब मुझे इस जलन से मुक्ति दिला दो। हम जाने से पहले एम्बुलेंस को फोन करते जाएंगे। वे तेरे साथ तेरे टूटे फूटे पहरेदारों को भी ले जाएंगे। उधर पशु परेशान था। ना जाने क्या बात है, घंटी पर घंटी बजे जा रही है, पर जदुए के यहाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। सब मर गए हैं क्या? अधमरे हो चुके हैं। ये कौन बोला? मैंने बोला, सपेरा ने। कौन है रे तू? तेरी आवाज़ तो जैसे रेडियो से आ रही है। मैं तेरी मौत हूँ, और तेरी भी मुँह से। तुम लोगों ने जो मुझे दिया है वो सूद समेत वापस करने आया हूँ। और रही मेरी आवाज़ की बात, तो इसलिए क्योंकि मेरे गले में वॉइस सिंथेसाइजर फिट है, और वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने चूहों से मेरी आवाज़ ग्रंथियाँ नुचवा दी। संगीतकार के साथ साथ गायक बनने का मेरा सपना चूर चूर कर दिया, और मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र की जान ले ली, चंद्रशीष की। क्या अभी भी ये बताने की ज़रूरत है कि मैं रवि मेनन हूँ, और सपेरा बनकर एक हाथ से लिया हुआ दोनों हाथ से वापस करने आया हूँ? पर तुम्हारी शक्ल तो, ये एक मास्क है। ओह, यानी जदुआ सही कह रहा था, तो बच गया हमारा धंधा खराब करने के लिए। मोज तो तेरा फुल और फाइनल हिसाब नहीं कर पाया, पर मैं कर देता हूँ। कुछ काम अपने हाथ से ही करने चाहिए। तो तुम मुझे गोली मारेगा? ले, मैं तेरे हाथ को ही इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि तू ट्रिगर दबा सके। एक गूंज भरी टंकार पस्सू की तरफ लपकी। धम, फटाक, और पिस्तौल से तुरंत ही निकली गोली के साथ साथ पिस्तौल की मैगजीन में भरी सारी गोलियां एक साथ फट पड़ी। इससे पहले कि पस्सू दर्द महसूस करके चिल्ला पाता, उसका हवा में उड़ता हुआ बेहोश बदन कांच तोड़ता हुआ पार जा गिरा। मैंने पहली बार अपनी शक्ल छिपाने के चक्कर में भागकर गलती की थी। तेरा फुल फाइनल और परमानेंट हिसाब नहीं हो पाया, पर इस बार मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। स्विक, मोस के मुंह से एक अजीब आवाज निकली, और एक दरवाजा ऐसे चरमराने लगा मानो उस पर अंदर से भयंकर दबाव पड़ रहा हो। लगभग 5 सेकंड बाद ही सपेरा को यह पता चल गया कि दरवाजे के पीछे का दबाव किस चीज का था। ची ची, चूहे, सैकड़ों हजारों चूहे। यानी तूने चूहे यहां पर भी जमा कर रखे हैं। लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस बार मैं उनको जलाकर राख कर दूंगा। दीपक राग ने चूहों के रास्ते में आग की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन चूहों को अपनी जान से ज्यादा मालिक के आदेश की परवाह थी। ये चूहे, ये तो आग की दीवार पार करके मुझ पर कूद रहे हैं। मेरे गिटार की लकड़ी को काट रहे हैं, मुझे काट रहे हैं। पिछली बार इनके भाई बंदों ने तेरे दोस्त के गोश्त का स्वाद चखा था। आज ये तेरा डिनर करके अपनी भूख मिटाएंगे, फुल, फाइनल और परमानेंट तरीके से। मैंने इन चूहों को अपनी नई शक्तियों के सामने बहुत कम करके आंका था, पर इनका हमला तो जबरदस्त है। ये तो मुझे नोचे डाल रहे हैं। कोई धुन या राग सोचने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। देखा, मौत इंसान को उस जगह पर खींच लाती है जहां उसे मरना होता है। तो बच गया, भाग गया, लेकिन फिर वापस मरने के लिए मेरे पास ही आ गया। लेकिन जिसकी मौत ना आई हो, उसे बचाने के लिए भगवान किसी साधन को भी भेज देता है। नागराज, तेरे पास अगर हजारों चूहे हैं तो उनको खाने के लिए मेरे पास सैकड़ों हजारों ही नहीं बल्कि लाखों सर्प हैं। नागराज के शरीर से सर्प सेना की बाढ़ निकलकर चूहों की तरफ लपक पड़ी और उनको निगलने लगी। अब तुम्हारी बारी है मूस। अब अपने चूहे को वापस बुलवाओगे या उनको मेरे सांपों का भोजन बनवाओगे? मेरे पास बहुत चूहे हैं नागराज,
तो अपने सांपों की खैर मना। अगर एक एक सांप पर चार चार चूहे पिल पड़े तो तेरे सांप भी नहीं बच पाएंगे। तड़ाक! नागराज और मूस के आपस में उलझने से नीलोफर और रवि मेनन उर्फ सपेरा को एक दूसरे से मिलने का वक्त मिल गया। आप जिंदा हैं पापा? पर यह बात आपने हम सबसे क्यों छिपाई? और जद्दूसा और पस्सू से आपकी दुश्मनी क्यों हो गई? शुरू से सुनोगी तो सब समझ जाओगी। तुमको याद होगा कि मैंने संगीत के माध्यम से फसलों के बढ़ने की रफ्तार बढ़ा दी थी और साथ ही साथ उनके अंदर कीड़ों मकोड़ों से बचने की प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ा दी थी। इससे जद्दूसा और पस्सू के दिल में बेवजह का डर बैठ गया, क्योंकि एक खाद का डीलर और दूसरा कीटनाशक दवाइयों का। इनको ये डर हो गया कि इस इलाके में इनका माल बिकना ही बंद हो जाएगा और ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास इसी इलाके की डीलरशिप थी। ये सोचकर इन्होंने मुझको रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके लिए तो पहले तो इन्होंने मुझसे मामूली जान पहचान की और फिर 2-3 मुलाकातों के बाद एक दिन जद्दूसा ने मुझे फ़ोन किया। मुझे बताया कि उसे अपनी एक इमारत की खुदाई से कुछ प्राचीन हस्तलेख मिले हैं जो संगीत से संबंधित लगते हैं। चाहता था कि मैं उनको एक नज़र देख लूं ताकि ये पता चल सके कि वास्तव में महत्वपूर्ण है या नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूँ, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। मैंने जद्दूसा के कथन को गंभीरता से लिया। मुझे किसी षड्यंत्र का ख्याल तक नहीं आया। मैंने तुरंत चंद्रशीष को फ़ोन मिलाया। मैं उसे भी साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि मैं उन कागजातों पर किसी दूसरे विशेषज्ञ संगीतकार की राय भी जानना चाहता था। फिर मैं और चंद्रशीष उस उजाड़ इमारत तक जा पहुँचे। वहां पर कोई भी नहीं था, पर बेसमेंट से कुछ खटखट की आवाज़ें आ रही थी। हम नीचे पहुंचे तो मैंने गलियारे के कोने से भागते हुए मूस की एक झलक देखी, पर इससे पहले कि मैं उसके पीछे जा पाता, इधर सुनो। हम पर कुछ छोटे छोटे सैकड़ों जीव कूद पड़े। ये वही चूहे थे जिनको मूस ने ट्रेड किया था। हमारे संभलने से पहले ही उन मांसाहारी चूहों ने हमको नोचना शुरू कर दिया। मुझे पहली चिंता चंद्रशीष की हुई, क्योंकि उसे मैं ही वहां बुला कर ले गया था। मैंने अपना कोट उतारकर उसे ढकने की कोशिश की, पर उस पर चूहे पहले से ही काफ़ी मात्रा में टूट चुके थे। मेरी भी हालत चंद्रशीष जैसी ही हो जाती अगर एन वक्त पर मेरी नज़र उस माउथ ऑर्गन पर ना पड़ जाती जो कोट की जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा था। मैं अपने थके फेफड़ों से जितनी असरदार धुन बजा सकता था वो मैंने बजाई। उससे चूहे भागे तो नहीं, पर उनका हमला थोड़ा धीमा ज़रूर हो गया। तब तक चूहे मेरा आधा मांस खा चुके थे। मैं चंद्रशीष की तरफ मुड़ा। चूहे उसका लगभग पूरा मांस खा चुके थे। उसके जिंदा बचे रहने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं भी खून से तरबतर था। बड़ी मुश्किल से अपने होश संभल कर मैं इमारत से बाहर निकला। मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था, पर मेरा अचेतन मस्तिष्क मुझे सही जगह पर ले जा रहा था, डॉक्टर बंसल के पास। बंसल मेरी हालत देखकर चौंक उठा। उसने उसने तुरंत तुमको बुलाने के लिए फ़ोन उठाया, पर मैंने सर के नकारात्मक इशारे से उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगले दिन से तुम्हारी कराटे चैंपियनशिप की प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम परेशान हो और तुम्हारी चैंपियनशिप जीतने में व्यवधान पैदा हो। सर हिलाकर मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मेरे गले पर पट्टियाँ बंधी थी। चूहों ने मेरी आवाज़ ग्रंथियाँ नोच डाली थी। गाना तो दूर, मैं बोल तक नहीं सकता था। चंद रुपयों के लिए मुझसे एक महान मौका छीन लिया गया था। मैंने बदले की ठान ली। ये काम अगर मैं पुलिस या कानून की मदद से करने की सोचता तो कभी ना कर पाता। वे हत्यारे कातिल सबूतों के अभाव में छूट निकलते और मेरा दिल सुलगता रह जाता। इसलिए दुनिया की नज़रों में रवि मेनन को मारकर मैं सपेरा बन गया। और इसमें मेरी सबसे बड़ी मदद की डॉक्टर बंसल ने। उसने मेरी वोकल कॉर्ड्स के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सिंथेसाइजर लगा दिए, मेरे लिए पावरफुल स्पीकरों का इंतजाम किया और बाकी सारी चीज़ें लगाकर मुझे सपेरा बना दिया। ये बात हमने तुमसे भी छिपाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रवि मेनन के जिंदा होने की बात खुले और लोग तुमको एक कातिल की बेटी के नाम से पुकारे। इन सब कामों में लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन तब
तब तक भी रवि मेनन की लाश किसी को भी नहीं मिली थी। इसलिए पहले तो रवि मेनन की लाश को दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी था और फिर बदले के अभियान पर निकलना था। इसके लिए जद्दू शाह के यूरिया गोदाम को मैंने निशाना बनाया और फिर नागराज के जरिए अपनी लाश को दुनिया वालों के सामने ला दिया। बंसल ने भी मेरी लाश को पहचान कर सबका शक दूर कर दिया। लेकिन जद्दू शाह से सच उगलवाने के लिए मुझे अपना असली रूप उसे दिखाना ही पड़ा और बदकिस्मती से नागराज ने भी ये बात सुन ली। पर जो हो गया सो हो गया। अब इस मूस को अपनी करने का फल मिलना ही चाहिए। तुम इसे छोड़ दो नागराज। होश में आओ रवि, तुम एक संगीतकार हो, हत्यारे नहीं। इसे मारकर अपराध की दुनिया में मत जाओ, वहां से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। हमेशा के लिए सपेरा बन जाओगे। अपना काम कानून के लिए छोड़ दो। कानून? कहाँ से लाऊंगा मैं सबूत? कहाँ से लाऊंगा चश्मदीद गवाह? मैं कानून का तमाशा देखता रह जाऊंगा और ये हत्यारे छूट जाएंगे। अपना बदला मैं खुद लूंगा। तुम हट जाओ। नहीं रवि, खून से अपने हाथ मत रंगो। नागराज ठीक कह रहा है पापा, आप ये काम नहीं करेंगे। ये काम मुझे करने दीजिए। अपना बदला मुझ पर छोड़ दीजिए। तड़ाक! तुम दोनों को बदले की बिजली की चमक ने अंधा कर दिया है। इन लोगों को सजा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन वो कानून देगा, तुम लोग नहीं। अगर तुम्हारी तरह इंसान सोचने लगे तो हमारे समाज को एक आदिकालीन कबीला बनते देर नहीं लगेगी। धड़ाक! ये बदला नहीं, न्याय है नागराज। ऐसा न्याय जो इन जैसे वहसियों के साथ होना चाहिए। और अगर इस न्याय के बीच में तुम आए तो तुमको भी नीलोफर ऐसे ही तोड़ देगी जैसे कानून को तोड़ रही है। तड़ाक! मजाक करना छोड़ दो नीलोफर। शरीर से अधिकतर सर्प निकल जाने के कारण मैं अशक्त जरूर हो गया हूँ, पर इतना अशक्त भी नहीं कि मैं तुमसे भी ना निपट सकूं। आह! तुम ठीक कह रहे हो नागराज, मैं शायद तुमको हरा नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं पापा का काम करूंगी और पापा मेरा काम। मैं मुझसे निपटूंगी और सपेरा तुमसे। मैं तुमको शुरू से ही इस गड़बड़ से दूर रखना चाहता था बेटी, पर अब लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर हम ये मौका चूक गए तो कभी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो मूस की सारी हड्डियां तोड़ डालो, मैं नागराज से निपटता हूँ। ये मेरी एक बीन से बचकर तो यहाँ तक ना जाने कैसे आ गया, लेकिन मेरी दूसरी बीन इसको यहाँ से बचकर जाने नहीं देगी। अगर चूहे मेरा गिटार ना काट गए होते और मेरे स्पीकरों को खराब ना कर जाते तो मैं इसका इससे भी बुरा हाल करता। सपेरा की दूसरी बीन में कंप्रेस्ड एयर बहने लगी और फिर वही मदमाती धुन हवा में तैरने लगी, जिससे नागराज बड़ी मुश्किल से बच पाया था। ओह, फिर वही धुन। इस बार तो मेरे शरीर में इतने सांप भी नहीं बचे हैं जो मेरे शरीर को ढककर सुरक्षा कवच बना सके। और जब तक मैं इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता सोच पाऊंगा, तब तक मूस और पशु अधमरे हो चुके होंगे। नागराज के सर्प अभी भी चूहे को समाप्त करने में व्यस्त थे, लेकिन उन पर भी बीन की स्वर लहरियों का असर हो रहा था। ओह, ये धुन रोक दो सपेरा, वरना ये चूहे मेरी सर्प सेना से बच जाएंगे और फिर तुम लोगों पर हम हमला कर बैठेंगे। तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकता नागराज। चूहों की संख्या अब काफ़ी कम हो चुकी है। ये अब नुकसान पहुंचाएंगे भी तो थोड़ा सा, पर अगर मैंने बीन बंद कर दी तो मेरी योजना ही चकनाचूर हो जाएगी। ओह, इस बार मेरा शरीर बहुत जल्दी थकता जा रहा है, क्योंकि सर्पों के शरीर से निकल जाने के कारण मेरी शक्ति पहले ही छीन हो चुकी है। अपने सर्पों को आदेश देना ही पड़ेगा कि वे मेरे शरीर पर फिर से कवच बनाने की कोशिश करें। हालांकि ये काम मुश्किल तो होगा, क्योंकि बीन की धुन पर मैं भी थिरकने को मजबूर हूँ और मेरे सर्प भी। पर इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता समझ में आता है, और वो रास्ता सटीक होने के साथ साथ मुझे अपने मकसद में जल्दी कामयाबी भी दिलवाएगा। नागराज अपने सर्पों को मानसिक संकेत भेजने लगा और चूहों से लड़ने के लिए कुछ जाबाज सर्पों को पीछे छोड़ बाकी सभी सर्प अलग अलग दिशा में सरसरा उठे और कमरे में हवा आने जाने के लिए मौजूद सभी दरारों और छिद्रों को अपने शरीर से भरने लगे। कुछ ही पलों में सरसराते सर्पों ने पूरे कमरे को सील बंद कर दिया। आह! सर्पों ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब मुझे देखना है कि मेरा सोचा हुआ वार सही पड़ता है या नहीं।
इन सारे सर्पों को एक गहरी सांस लेने का आदेश देता हूँ। नागराज का मानसिक आदेश सर्पों तक पहुँचते ही हजारों सर्पों ने एक साथ अपने मुंह में गहरी हवा खींची और कमरे में एक हल्का सा निर्वात उत्पन्न हो गया। सबकी सांसें गले में घुटने घुटने के साथ ही संगीत तरंगों में भी छिनता पैदा होने लगी। आह, मैं फिर बीन की तरंगों से आजाद हो रहा हूँ। मेरा सोचना सही निकला। संगीत तरंगे ध्वनि तरंगे का ही रूप है और ध्वनि तरंगे बगैर किसी माध्यम के नहीं चल सकती। इस कमरे का माध्यम यानी हवा के बिरल होते ही संगीत तरंगे भी छिन हो रही है। अब मुझे सिर्फ 10 सेकंड और लगेंगे इस संगीतमय कैद से आजाद होने में और इन सबको काबू में करने में। नागराज ने अपने द्वारा ही तय की गई समय अवधि में ही अपने लक्ष्य को पा लिया था। नागराज ने सपेरा को ही नचा दिया था और इस तरह से सपेरा का अरमान उसके दिल में ही रह गया। वैसे सच पूछो भारती, तो मुझे सपेरा के साथ सहानुभूति है। उसने गलती की कि सिर्फ इतनी कि कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हर इंसान की बर्बादी के पीछे किसी दूसरे इंसान द्वारा बुनी गई परिस्थितियां ही होती है। नाग, मेरा मतलब है राज, लेकिन फिर भी अपराध अपराध ही होता है। पर एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज के बाद सपेरा के नंबर 1 दुश्मन जद्दू मुस या पस्सू नहीं होंगे, नागराज होगा। इसलिए उसको सावधान रहना होगा। भारती की जबान पर सरस्वती विराजमान थी। मैं असफल हो गया। मेरा सारा त्याग व्यर्थ हो गया और इसका कारण नागराज था। अब पहले मैं रास्ते के कांटे नागराज को हटाऊंगा और फिर हटाऊंगा रास्ते के रोड़े, और ये रोड़े हैं जद्दूसा, मूस और पस्सू। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना कि सपेरा जो है इसके आगे किसी भी कॉमिक्स में नज़र नहीं आया है, और आपको किसी कॉमिक्स में नज़र आया हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर से बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।